को जापान के साथ मिला सकता हूँ। वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प और सपोर्ट और सब कुछ मिलेगा, मतलब एम्यूनेशन, खाना, सब आर्मी के लिए जो भी चाहिए। और हाँ, साथ साथ में हिटलर ने हमारे 4000 सैनिकों को पकड़ कर रखा था, उन सबको फ्री कर दिया। तो उन्होंने भी उसकी भाषा में बात की, नहीं भाई एशिया तो एशियन का ही होना चाहिए। सुभाष चंद्र ने बोला कि जापान में कि अगर आपको सिंगापुर जीतना है ना, तो एक काम कीजिए, आप जैसे जैसे बॉम्ब भी गिराते हो ना प्लेन से, उसके साथ एक पैम्पलेट्स भी डाल दीजिए उसके साथ, मतलब जितनी मात्रा में हो सके उतना पैम्पलेट्स डालिए। उसमें हिंदी में, इंग्लिश में, बंगाली में, तमिल में, सभी भाषा में लिखा था कि आप भारतीय हो के भारतीयों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हो और अंग्रेज़ों के क्यों कंट्रोल में हो, ऐसा लिखा था। फिर क्योंकि वहाँ पे सिंगापुर में 85,000 आर्मीज थी ब्रिटिश की, और वो 85,000 में से 45,000 अराउंड इंडियंस थे, मतलब ब्रिटिश ने रिक्रूट कर रखे थे। तो ये सब पढ़ने लगे, अंदर ही अंदर जंग छिड़ने लगी कि हमें आर्मी में नहीं रहना है, ब्रिटिश भारत छोड़ो, ये वो, उसका जो सिक्योरिटी था। और जापान ने वो जीत लिया सिंगापुर। और ऐसे ही जापान काफ़ी इंप्रेस हो गया सुभाष चंद्र से, और सब कुछ सपोर्ट दिया, और जो 45,000 जीत लिया था। फिर सुभाष चंद्र ने लगा कि नहीं, अभी हमें इंडिया में अटैक करना चाहिए ब्रिटिशों के खिलाफ, ठीक है, ताकि हम इंडिया को छुड़ा सके, फ्रीडम दे सके, पूर्ण स्वराज दे सके। तो उस टाइम जापान ने बर्मा भी जीत लिया था, जो नागालैंड में थे। तो वो सोच रहे थे कि हम नागा की पहाड़ी को जाके हम वहाँ पे जाएंगे इंडिया में। बर्मा से वो एक्चुअली क्या था, अभी आर्मी उसकी हर जगह फैली हुई थी सुभाष चंद्र की। तो वो एक बर्मा में एक रेडियो था, उससे सारे फौज को कंट्रोल देते थे, कमांड देते थे, जो भी कुछ होता था गाइडेंस वो देते थे। लेकिन वो एक बात बोलते थे, गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता थे, अंदर अंदर गांधी जी को बहुत मानते थे। और हाँ, ऐसा नहीं सिर्फ हिंदू ही उसके थे फॉलोवर्स, सब कास्ट के लोग फॉलोवर्स थे। जब बर्मा में वो एक बार स्पीच दे रहे थे, तब एक मुस्लिम बंदा आता है उसके पास, वो बोलता है कि मेरे पास कुछ करोड़ रुपए है, मतलब उस जमाने में कुछ करोड़ रुपए है, मेरा घर है और मेरे 2-3 तबेले है, वो सब मैं आपको दे दूंगा। तो पूछते सुभाष चंद्र कि आप मुझे क्यों दे रहे हो, फिर आप क्या करोगे? तो बोलता है कि मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे ऑलरेडी आपके आर्मी में है। और बोलता, जो बोलते थे वो कम्युनिकेशन स्किल उसकी इतनी अच्छी थी ना कि जो भी बोलते थे ना वो लोग मान लेते थे। और हाँ, एक बात बता दूं कि भारत की सबसे पहली विमेन आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने खड़ी की थी, उसके सपोर्ट के साथ। रानी लक्ष्मीबाई आर्मी जो हम सुनते हैं, वो सुभाष चंद्र बोस के सपोर्ट में खड़ी हुई आर्मी, पूरी ब्रिगेड। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 ऑलमोस्ट खत्म होने को आया था, और खत्म होने से पहले ही यूएसए ने जापान पे न्यूक्लियर बम गिरा दिए, हिरोशिमा और नागासाकी पे, और जापान पूरी तरह से पीछे हो गया, मतलब वो सपोर्ट करने लायक रहा ही नहीं। तो फिर सुभाष चंद्र अल्टरनेट प्लान सोचने में लग गए कि अभी हमें खाना और एम्यूनेशन, सब हथियार सब कहाँ से मिलेगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि जापान के पास वियतनाम है, और वियतनाम से वो मॉस्को जा सकते हैं, क्योंकि जापान से डायरेक्ट जाना तो मुश्किल था। तो जापान से वियतनाम आया, और वियतनाम से 18 अगस्त 1945 को वो वियतनाम से प्लेन में बैठे रूस जाने के लिए। लेकिन बीच में ताइपे में उसका प्लेन क्रैश हो गया, और वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। लेकिन आपको लगता है कि ये डेथ सही है? मतलब उसके बाद भी काफ़ी ऐसे प्रूफ मिले कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा थे। खैर, ये मैं बताने वाला हूँ आगे। लेकिन ये डेथ की खबर सुनते ही इंडिया में पूरा हाहाकार मच गया था, सब लोग पीछे हट गए थे। और उनके जो खास 3 लोग थे, फिर शाहनवाज हुसैन, गुल्लक सिंह ढिल्लों और पीके सहगल, वो भी उनके खास थे, जो कि आर्मीज को कंट्रोल करते थे, उनको भी पकड़ लिया गया। मतलब भारत अंदर से काफ़ी वीक हो गया था उस टाइम पे। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी सब इंडियंस के, जो भी ब्रिटिश आर्मी में हमारे इंडियंस थे, मतलब ब्रिटिश आर्मी हो, ब्रिटिश नेवी हो, ब्रिटिश एयरफोर्स हो, उसमें जो भी इंडियंस थे ना, वो अंदरों ही अंदर स्ट्राइक करने लगे कि हम ब्रिटिश में नहीं रहेंगे, ब्रिटिश के लिए काम नहीं करेंगे। मतलब वो ब्रिटिश को इतना तंग करने लगे कि फाइनली जब उस टाइम के चाचोई थे एटली, वो जब भारत का वो फ्रीडम हो गई 1947 के बाद जब आए, तो पूछा गया कि आपने क्यों छोड़ा भारत? तो बोलते थे हम ब्रिटिश तो 25 to 40,000 ही थे, वो 25 लाख इंडियंस पे रूल्स करते थे। लेकिन जब हमें पता चला कि 25 लाख इंडियंस अब अंदर से जाग गए, मतलब
वो पूरा मतलब उसकी आर्मी नहीं रही, आर्मी में से निकलने लगे लोग। और क्या था कि वो लोग तनख्वाह भी दे रहे थे इंडियंस को, और इंडियंस उसके सामने ही बगावत कर रहे थे। तो बोला कि ये सब अब नहीं होने वाला था। तो पता चल गया था कि बस ये आखिरी था, इससे पहले कि कुछ बुरा हो, वी हैव टू रिट्रीट। तो उन्होंने सब फिर ले गए वहाँ से। अब रही बात उनकी डेथ की, तो 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसी टॉप सीक्रेट्स फाइल्स थी जो पब्लिक कर दी थी, लेकिन वो पूरी नहीं थी, अधूरी थी। अब क्यों अधूरी थी? तो कि जहाँ पे उसका प्लेन क्रैश हुआ ताइपे ताइवान में, वहाँ पे उनके एशेस भी है, अभी तक है, सुभाष चंद्र रिमेन्स। तो वो डीएनए टेस्ट के लिए भी मना कर रहे थे, लेकिन जहाँ पे वो हॉस्पिटल थी, मतलब ताइवान में एक जापानीज हॉस्पिटल थी, वहाँ उसका इलाज था, वहाँ चल रहा था इलाज उसका, लेकिन वहाँ पे किसी को जाने की परमिशन नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्या था, तो मैं बताता हूँ आपको। हाँ, तो बात है सुभाष चंद्र बोस की डेथ की। आपको लगता है कि वो ताइवान में ही उसका प्लेन क्रैश हो गई और तभी उसकी डेथ हो गई? जो कि उसकी बहन जो रूस एम्बेसी में थी, उसने एक स्पीच में बोला था, मैं रशिया में एक ऐसे आदमी से मिली जिसका नाम सुनने से पूरा भारत खड़ा हो सकता है। मतलब उसके इतने फॉलोअर्स हैं, और तभी जवाहरलाल नेहरू ने उसे चॉप करा दिया था। 2016 में भी काफ़ी फाइल्स पब्लिक होने के बाद भी वो टॉप सीक्रेट फाइल पब्लिक कर दी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं थी। मतलब डेट फाइल वॉज इनकम्प्लीट। उसमें ये नहीं लिखा गया था कि 1945 में उसकी डेथ हो गई। इवन आफ्टर दैट गवर्नमेंट ने क्यों 1965 तक सुभाष चंद्र बोस के घर और उसके सब एरिया में निगरानी रखी थी, क्यों वहाँ पर सिक्योरिटी बिठाई थी? और ऐसे कई डॉक्यूमेंट्स है, और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और कई ऐसे प्रूफ है जो उस बात की तरफ हमें ले जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस वॉज अलाइव। यस, ही वॉज अलाइव। नॉट इवन अ सिंगल, आई मीन we don't have even a single proof that he was dead at that time when plane crashed. I mean, एक डेथ सर्टिफिकेट है, लेकिन वो एक जापानीज सिविलियन का है, उनका नहीं है डेथ सर्टिफिकेट। और जो भी एसेस जो कि वो ताइवान में है, वो भी उसका डीएनए टेस्ट करने से मना कर रही है। टिल डेट, आज के दिन भी डीएनए टेस्ट उसका नहीं कर सकता। खैर जो भी हो, अब ये बात रही कि ये वीडियो क्यों बनाया। अब 26 जनवरी आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि बस एक दिन के लिए देशभक्ति जाग जाए। और मैं एक्चुअली ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर देशभक्ति है तो दिखानी भी चाहिए है अंदर। ऐसा नहीं कि भाई 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही देशभक्ति निकलती है, पूरे साल क्या पूरी जिंदगी रहेगी देशभक्ति, लेकिन यहाँ से होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस कहते थे, अगर किसी को मिलाना है, मतलब किसी को गले लगाना है ना, तो फिजिकली गले लगाना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, दिल से गले लगाना पड़ता है। तो अगर आपके अंदर वो भावना है देशभक्ति की और थोड़ा भी सपोर्ट है, तो ये वीडियो को हो सके वो उतना शेयर कीजिए। एंड बस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब ये दूसरा शॉट है, क्योंकि पहला शॉट मैंने पूरा स्लो-मो में शूट कर लिया है, और भाई लग गए। मतलब मुझे आज के 2 वीडियो बनाने हैं, सब कुछ तैयार है, स्क्रिप्ट रेडी है, सब रेडी है। मतलब पूरा आधे घंटे का वीडियो, आई मीन जिसका 2 पार्ट है, फिर एडिटिंग करनी है, वो सब होगा, स्लो में शूट कर लिया। मतलब सब मेहनत गई इन नाले में। हालांकि मुझे ये भी नहीं पता मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आपको तो पता नहीं लगेगा।